एयरटेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तेजस्वी संजय यादव पर रोहिणी ने बड़े आरोप लगाए हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि इन लोगों ने मुझे घर से निकाला। साथ ही रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा है कि अब मेरा कोई परिवार नहीं है। तेजस्वी संजय रमीज चाणक्य बनते हैं। हार पर लोग इन्हीं से सवाल पूछेंगे, इन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है और सवाल पूछने पर गालियां दी जाती हैं, बदनाम किया जाएगा, चप्पल चलाई जाएगी। रोहिणी आचार्य ने ये बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। तो रोहिणी आचार्य ने आपको बता दें कि पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया, राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ ही बीच चुनाव के बीच भी कई जो बातें हैं वो रोहिणी आचार्य की तरफ से सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई थी, जिसके बाद से परिवार के अंदर कलह की बात लगातार सामने आ रही थी। और अब सीधे तौर पर, खुले तौर पर रोहिणी आचार्य ने बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि उन्हें घर से निकालने का काम यहां पर किया गया। संजय रमीज चाणक्य बनते हैं, तेजस्वी चाणक्य बनते हैं और हार पर लोग इन्हीं से सवाल पूछेंगे, इन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है और अगर सवाल पूछा जाएगा तो फिर गालियां दी जाएंगी, बदनाम किया जाएगा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो देखिए, सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के घर से ये जो कलह की खबर है वो सीधे तौर पर सामने आ गई है। लालू को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ दी है और न सिर्फ पार्टी बल्कि उन्होंने तो अपने परिवार से रिश्ता खत्म करने का भी सीधे ऐलान कर दिया है। किडनी देकर पिता लालू की जान बचाना हो या पार्टी के लिए प्रचार, रोहिणी हर जगह आगे थी, लेकिन अब उन्होंने सब छोड़ दिया है। वो लिखती हैं, मैंने पार्टी छोड़ दी है, परिवार से भी रिश्ता तोड़ लिया। संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा था, मैं सारे इल्जाम अपने सिर पर लेती हूँ। बेटी रोहिणी से पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी घर छोड़ने की वजह पार्टी की कुछ नेताओं को बताया था। अब देखिए का पार्टी का हारा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। हार के बाद तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी के इंस्टाग्राम पेज ने उनके बयान को कोट किया, जिसमें लिखा था, जयचंदों ने माननीय लालू यादव की सोच वाली असली आरजेडी को बार बार ठगा और आज बर्बाद कर दिया। मुझे 6 साल के लिए निकालने वालों, जनता ने तुम्हें भी बाहर निकाल दिया। परिवार के 2 लोगों की पार्टी छोड़ने की वजह एक संजय यादव हैं, जो रहने वाले तो हरियाणा के हैं, लेकिन तेजस्वी की दोस्ती की वजह से पार्टी में उनका रसूख काफी ज्यादा है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि जो संजय यादव और रमीज की वजह से रोहिणी ने पार्टी को छोड़ दिया है, आरजेडी में उनकी हैसियत आखिर क्या है। तो आपको ये बता दें कि ये दोनों कोई नेता नहीं है, बल्कि तेजस्वी के दोस्त कहे जाते हैं, करीबी कहे जाते हैं। और आरजेडी में बड़े बड़े फैसले लेने वाले संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं। बताया जाता है कि वो तेजस्वी के दोस्त हैं और दोनों साथ क्रिकेट खेला करते थे। फिलहाल संजय आरजेडी से राज्यसभा के सांसद हैं, वो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। और रोहिणी के लिए दूसरे विलन रमीज भी बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले वो डेप्यूटी सीएम ऑफिस में बैकडोर का काम संभालते थे, तेजस्वी को वो पसंद आए और अब वही रमीज उनके रूटीन से लेकर कैंपेनिंग का कामकाज देखते हैं। भाई तेज प्रताप ने तेजस्वी के इन्हीं करीबियों को जयचंद तक कह दिया था, लेकिन तेजस्वी ने इन्हें छोड़ा नहीं। तो आरजेडी के जयचंद कहा गया था तेज प्रताप यादव की भी तरफ से इन्हीं को, और अब रोहिणी की तरफ से इन्हीं का नाम लेकर गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है रोहिणी आचार्य की तरफ से कि अगर आप संजय या फिर रमीज के द्वारा उनके पार्टी से हार जाने के लिए सवाल अगर पूछेंगे, पार्टी का जो खराब प्रदर्शन रहा है इसको लेकर अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपको बदनाम किया जाएगा, आपको चप्पल से मारा जाएगा। और उन्होंने पार्टी के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ परिवार को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप के लिए तेजस्वी ने कभी पब्लिकली सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया, ये तक कह दिया कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। लेकिन अब तो पार्टी के ही नेता अपने संस्थापक के घर वालों से उलझने लगे तो विरोधियों ने भी तंज कसा। राजनीतिक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह
उभर कर आया। पार्टी छोड़ने वाली रोहिणी को महागठबंधन के नेताओं से हमदर्दी भी खूब मिल रही है। रिश्ते कभी नहीं टूटते रोहिणी जी, और आप बहुत अच्छी हैं। आप राजनीति से संन्यास ना लें, राजनीति में आप जैसे लोगों की जरूरत है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बेटियों की नाराजगी की एक वजह लालू की संपत्ति में हिस्सेदारी की चाह भी है। मसला लालू के परिवार का है और फिलहाल अस्पतालों के चक्कर लगाने वाले बुजुर्ग लालू जनादेश से ज्यादा अपने परिवार के क्लेश से विचलित हो रहे होंगे। और दिल्ली कार धमाके पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। धमाके वाली जगह पर 3 कारतूस मिले हैं, जिनमें 2 जिंदा कारतूस शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 9 mm के कारतूस मिले हैं। मौके से कोई पिस्तौल बरामद नहीं हुई है, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें कि 10 नवंबर सोमवार को दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास का ये सीसीटीवी वीडियो भी आप देख रहे हैं, जहां पर कार के परखच्चे उड़ गए और आसपास की कारों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। कार में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है और धमाके वाली जगह पर 3 कारतूस मिले हैं, जिनमें से 2 जिंदा कारतूस भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ये जो कारतूस है वो 9 mm के कारतूस हैं। मौके से हालांकि कोई पिस्तौल तो बरामद नहीं हुई है, लेकिन अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक बड़ी साजिश ये हो रही थी, बड़ी प्लानिंग हो रही थी, लेकिन बीच में ही ये कहीं ना कहीं धमाका हो गया। मनोज वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जांच लगातार जारी है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर हर बारीकी से नजर यहां पर हर इलाके में रखी जा रही है और अब जानकारी मिल रही है कि धमाके वाली जगह से 3 कारतूस बरामद हुए हैं। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि 3 कारतूस लाल किले के पास से बरामद हुए हैं, जहां पर ब्लास्ट हुआ था उसी साइड से मिले। और ये जो तीनों कारतूस है 9 mm के कैलिबर के कारतूस है, जिसमें से 2 लाइव यानी कि जिंदा कारतूस है। इसके अलावा एक खाली खोखा मिला है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो 9 mm का कारतूस है वो आम लोगों के लिए बैन होता है, यानी कि कोई आम नागरिक इसे खरीद नहीं सकता, ना ही इसे चला सकता है। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज के लिए या फिर स्पेशल परमिशन के बाद ही लोगों को मिलता है। इतना ही नहीं, सूत्रों का ये भी कहना है कि ब्लास्ट की साइट पर जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी भी पहुंचे जिन्होंने लोगों की जान बचाई थी, तो उनके भी स्टाफ के जो कारतूस थे वो भी चेक कर लिए गए हैं। उनके कोई कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कारतूस कहाँ से आए, कैसे वहां पर पहुंचे, क्या ये उम्र की गाड़ी नहीं थे या वहां पर कोई और भी मौजूद था, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस तलाश रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस वहां पर कैसे पहुंचे। बिल्कुल मनोज, ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 9 mm के 3 कारतूस मिले हैं, 2 जिंदा कारतूस यहां से बरामद हुए हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन कोई पिस्तौल यहां से बरामद नहीं हुई है। लेकिन अभी भी देखिए इस मामले की जांच जारी है, कुछ और यहां से सबूत मिल सके ये पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए खबरों में एक बार फिर से रुख कर लेते हैं बिहार का। देखिए, अपनी ही बेटी से चोट मिलने के बाद जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर एक पोस्टर के जरिए हमला बोला है। नीरज कुमार ने पोस्टर में लालू को धृतराष्ट्र तो राबड़ी देवी को गंधारी के रूप में दिखाया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू यादव परिवार पर तंज कसने वाला यह पोस्टर पटना के बेली रोड पर लगवाया। राजधानी पटना में बड़ा जो पोस्टर है वो महाभारत की तर्ज पर लगाया गया है। इस पोस्टर को महाबिहार का नाम दिया गया। राजनीति के धृतराष्ट्र कौन, ये बिहार की जनता जानती है। पुत्र मोह गांधारी राजनीति के आंख पर पट्टी है, पूछ रहे हैं, बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं। इधर पोस्टर के जरिए नीरज कुमार ने आरजेडी के सांसद संजय यादव पर भी तंज कसा। संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय बोल रहे हैं, महाराज हमको तो हरियाणा का वाला मॉल दिख रहा है। पोस्टर सुर्खियों में छाया तो आरजेडी ने भी पलटवार किया। जनता पोस्टर नहीं देखना चाहती है, वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि बिहार को रसातल में पहुंचाने में किसकी भूमिका रही है। देखिए, बिहार में प्रचंड जनादेश की सुनामी से पूरा विपक्ष खेमा धराशायी हो गया। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी की बुरी हार के बाद टिकट न मिलने पर कुर्ता फाड़कर राबड़ी देवी के आवास के बाहर चीख चीख कर रोने वाले आरजेडी नेता मदन प्रसाद का वीडियो एक बार फिर से वायरल हो गया। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बच जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से,
गंभीर आरोप लगाते हुए अचानक जमीन पर गिरकर आरजेडी नेता जब जमीन पर चीखने लगे तो वहां खलबली मच गई। दो दिन से खाना नहीं खाए। फूट फूट कर रोते हुए मदन शाह ने आरजेडी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो। टिकट कटने से मदन प्रसाद सदमे में आ गए थे और तभी उन्होंने आरजेडी की हार की बड़ी भविष्यवाणी कर दी। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों कि बहुत घमंडी है, अरे भेंट नहीं करता है लोगों से। 19 अक्टूबर को मदन प्रसाद ने रोते रोते जो बात कही थी अब वो सच हो गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को शायद मदन प्रसाद का श्राप लग गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर बिहार चुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि यदि वो आज बिहार की जनता से मिले बिना सूरत छोड़ देते तो सफर अधूरा रह जाता। पीएम ने बताया कि बिहार की जनता ने उन्हें भर भर के प्यार दिया है। एनडीए गठबंधन जो विजयी हुआ है और महागठबंधन जो पराजित हुआ है, उन दोनों के बीच में 10% जितने वोट का फर्क है। 10%। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर से MY समीकरण का जिक्र किया। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है। दोस्तों, पीएम ने बिहार की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने सांप्रदायिकता के जहर को ठुकरा दिया। और देखिए, बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। बिहार की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। बिहार में सरकार बनाने को लेकर हलचल हुई तेज। अमित शाह से मिले धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, नड्डा, ललन सिंह और संजय झा ने भी मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई। बिहार में सरकार बनने में लग सकते हैं कुछ और दिन। बीजेपी जेडीयू विधायक दल की बैठक की तारीख तय नहीं है। घटक दलों की बैठक के बाद चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता, जो बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। राजू तिवारी को चुना गया एलजेपीआर के विधायक दल का नेता। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा, आरजेडी के पतन का कारण बना अहंकार। विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले चिराग पासवान, सीएम नीतीश के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। मेरी पार्टी का मत नीतीश ही बने फिर से मुख्यमंत्री। विश्वास है कि वही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सूरत में पीएम मोदी ने कहा, जमानत पर छूटे नेता बिहार में घूम घूम कर अलापते रहे जातिवाद का राग। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्यों हारी उनकी पार्टी, इसलिए कभी ईवीएम कभी चुनाव आयोग को दे देते हैं दोष। देखिए, तमाम दावों और चैलेंजेस के बाद भी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब हार के बाद जेडीयू को 25 सीटें जीतने का चैलेंज देने वाले प्रशांत किशोर से सवाल पूछे जा रहे हैं। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि जेडीयू अगर 25 सीटें भी जीत गई तो वो राजनीति छोड़ नहीं आएगा। आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। 25 तो क्या, नीतीश कुमार की जेडीयू अब प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से 3 गुना से भी ज्यादा सीटें जीत गई। जेडीयू की बम्पर जीत के बाद जनसुराज को जवाब देते नहीं बन रहा। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रशांत जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद तो जब पूरा चुनाव प्रभावित होगा तो वो 25 सीटें बढ़ेंगी। नीतीश सरकार की मुफ्त योजनाओं की वजह से जेडीयू की सीटें ज्यादा बढ़ने की दलील देने वाले जनसुराज के अध्यक्ष अब पत्रकारों के सवाल प्रशांत के पाले में डाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी घमासान अब मच गया है। नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने प्रदेश प्रभारी पर ही सवाल उठा दिए। पहला चुनाव मैं अपने जिंदगी में देखा जिसमें लगता था कि कोई कांग्रेस कर्मी इस पूरे इलेक्शन में शामिल ही नहीं है लोकल लेवल। प्रभारी को जवाब देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। प्रभारी ही तो नेतृत्व कर रहे थे। अखिलेश सिंह ने टिकट बंटवारे पर भी सवाल उठाए और बताया कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे टूट गया।
टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो देरी हुई, और फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होता है जब गठबंधन बनता है। पिछले कुछ दशकों से बिहार राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है। 2015 में पार्टी ने 27 सीटें जीती थी, वहीं 2010 में सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। और देखिए, चुनावों के दौरान बिहार की सियासत में खूब पोस्टरबाजी हुई है। पार्टियों ने पोस्टर लगाकर एक दूसरे की खूब लानत मलानत की है, और लेकिन ये पोस्टर वार चुनाव के बाद भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पोस्टर को जेडीयू ने अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, जिसमें नीतीश और मोदी को एक साथ दिखाया गया। पोस्टर के नीचे भोजपुरी भाषा में मोदी और नीतीश की जोड़ी को हिट बताया गया है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के कामों पर विश्वास करके बिहार में इतना बड़ा प्रचंड जीत मिला है। जो एमआई समीकरण कहते थे विरोधी दल के लोग, आज यहाँ पे महिला और युवा, एमआई इधर भी है, तो महिला युवाओं की प्राथमिकता सरकार की रहेगी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सहयोगी दल भी नीतीश मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। इतना बड़ा मैंडेट मिला है उन्हीं की कृपा से और नीतीश कुमार जी की कृपा से, दोनों के काम से मिला है। ये बिहार के लिए अच्छा दिन आया है। 5 साल में बिहार का दशा दिशा दोनों बदल जाएगा। बिहार की आवाम ने जिस तरह का जनादेश दिया है, उससे बीजेपी जोश से लबरेज है। यही वजह है कि पार्टी हर जगह पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी को सराह रही है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कोई एक्स फैक्टर बनकर उभरा है तो वो है चिराग पासवान। चिराग सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर भी पहुंचे। नीतीश ने भी चिराग का दिल खोलकर स्वागत किया है, शॉल ओढ़ाया और प्रचंड जीत की बधाई दी। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए चिराग ने आरोप लगाया कि आरजेडी नेताओं ने जेडीयू और एलपीजेआर में दरार पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने खास तौर पर ये नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि 2020 में चिराग पासवान ने खेल किया था जदयू के साथ, और 2025 में ये खेल जदयू ने कर दिया चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया कि आरजेडी को उसका अहंकार ही ले डूबा, लेकिन नतीजों के साथ चिराग ने साबित कर दिया कि बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा करके एकदम सही दांव खेला था। बात कर लेते हैं दिल्ली धमाके की। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में 39 सीसीटीवी तस्वीरों ने आरोपी उमर की i20 कार का पूरा खूनी सफर उजागर कर दिया है। जी हां, पहली बार कार के देखे जाने से लेकर ये कार ब्लास्ट वाले समय तक आखिर कहां पर गई, इसका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। दिल्ली में हुए भीषण ब्लास्ट के बारे में चौंका देने वाला एक खुलासा हुआ है। आरोपी डॉक्टर उमर की i20 कार का 10 दिनों का खूनी सफर 39 सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने डिकोड कर लिया है। इन तस्वीरों ने न सिर्फ कार की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि आखिर कब और किस लोकेशन पर इस कार को चलती फिरती बम मशीन में बदला गया था। यही वजह रही कि अब जांच एजेंसियां खासकर उस एक गोल्डन टाइम स्टैम्प पर फोकस कर रही हैं, जहां विस्फोटक फिट करने का शक सबसे ज्यादा है। सीसीटीवी से मिली उमर की तस्वीर सोची समझी और प्रोफेशनल प्लानिंग को दर्शाता है। 29 अक्टूबर की शाम से शुरू हुआ ये मूवमेंट 10 नवंबर तक फैला रहा। यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया, हॉस्टल, मैकेनिक से मुलाकात और फिर एक्सप्रेसवे पर संदिग्ध आवाजाही, हर कदम उस साजिश का हिस्सा था जिसने दिल्ली में बड़ा धमाका किया। अब इन फुटेज की मदद से जांच एजेंसियां आतंकियों के पूरे नेटवर्क की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उमर की कार सबसे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई। तारीख 29 अक्टूबर उमर की i20 कार यूनिवर्सिटी में दाखिल होती देखी गई। सीसीटीवी में दर्ज पहला मूवमेंट 29 अक्टूबर को शाम 6:36 पर दिखता है, जब उमर की i20 कार यूनिवर्सिटी की कॉमन पार्किंग में दाखिल होती है। महज 1.5 घंटे बाद 29 अक्टूबर को रात 8:18 पर वही कार हॉस्टल एरिया में पार्क होती है। एजेंसियों का मानना है कि ये बदलाव संयोग नहीं था। हॉस्टल एरिया कम निगरानी वाला था, यहाँ पहला प्रिपरेशन पॉइंट हो सकता है। देखिए, खुफिया एजेंसियों ने हर वो तस्वीर, हर वो रास्ता ढूंढ निकाला जहां से आरोपी उमर अपनी कार के साथ ब्लास्ट से पहले गुजरा था। खुफिया एजेंसियों के अनुसार इन तस्वीरों के जरिए ही हर वो कड़ी जुड़ रही है जो सवालों के घेरे में थी। और जांच में सामने आया कि 30 अक्टूबर की सुबह 7:31 पर कार फिर से कॉमन पार्किंग में लाई गई, लेकिन दोपहर 2:38 पर जो फुटेज मिला वही इस केस की रीढ़ बन गया। इसी समय बाइक पर आए एक मैकेनिक और एक कंपाउंडर को पार्किंग में देखा गया।
एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या इसी समय कार में विस्फोटक का फिटिंग ऑपरेशन हुआ था। सूत्रों के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैकेनिक के आने के बाद और उसके 3 मिनट बाद कार के बाहर निकलने के बीच का ये छोटा सा अंतराल ही वो समय माना जा रहा है जिसमें कार में ब्लास्ट किट डाली गई होगी। खुफिया एजेंसियों को अब तक जांच में क्या मिला? 29 अक्टूबर को कार उमर यूनिवर्सिटी में लेकर गया। 30 अक्टूबर को मैकेनिक कंपाउंडर से मुलाकात हुई। 3 मिनट बाद कार यूनिवर्सिटी से निकल गई। अगले 10 दिन तक कार अंडरग्राउंड रही। धमाके से एक रात पहले कार एक्सप्रेसवे पर दिखी। इसके बाद की जांच और तेजी से की गई। 9 नवंबर की रात 11:43 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल पर दिखती है। फिर 10 अक्टूबर की रात 12:46 पर यहां से निकलती है। 1 घंटे बाद 1:45 पर कार दोबारा उसी टोल पर देखी जाती है। पुलिस के मुताबिक ये वापसी किसी लोकेशन प्लानिंग का हिस्सा थी। 10 नवंबर को 3:07 पर उमर की i20 कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे KMP के पास पार्क थी और सुबह 6:42 तक वहीं खड़ी रहती है। ये लंबा ठहराव बताता है कि कार सही समय और सही जगह का इंतजार कर रही थी। फुटेज से साफ है कि कार का हर मूवमेंट सोची समझी साजिश थी। यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, मैकेनिक, एक्सप्रेसवे, हर स्टेप का उद्देश्य था। दिल्ली में बड़े धमाके की तैयारी। जांच एजेंसियों का मानना है कि मैकेनिक और कंपाउंडर की पहचान निकलते ही पूरी साजिश का नेटवर्क उजागर हो जाएगा। हालांकि इसके बाद की जानकारी और हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि ब्लास्ट वाले दिन ये कार पूरी दिल्ली में ही घूमती हुई देखी गई। मतलब खतरनाक विस्फोटक से भरी हुई ये कार पूरी दिल्ली में कहीं भी आतंक मचा सकती थी। आरोपी उमर की कार 10 नवंबर को सुबह 8:03 पर बदरपुर में एंट्री करती है। इसके बाद 8:31 पर आश्रम चौक से रिंग रोड पर ये कार पहुंचती है। फिर ये कार 8:35 पर DND नोएडा की तरफ मुड़ जाती है। 8:37 पर ये कार DND से मयूर विहार की तरफ चली जाती है। फिर 8:39 पर ये कार मयूर विहार में एंट्री करती है। इतना ही नहीं, 8:47 पर ये कार चिल्ला CNG पंप के पास देखी गई। इसके बाद 8:58 पर ये कार DND से आश्रम चौक की तरफ देखी जाती है। मतलब कार दिल्ली में घूमती ही रहती है। इसके बाद 9:17 पर निजामुद्दीन थाने के सामने ये कार पहुंच जाती है। यहां से फिर 9:18 पर इंडिया गेट की तरफ चली जाती है। 9:25 पर इंडिया गेट के पास ये कार गुजरती है और शाहजहां रोड पहुंचती है और फिर ये कार अकबर रोड होते हुए रेल भवन के पास से गुजरती है। यहाँ से कर्तव्य पथ, सुनहरी बाग रोड, तुगलक रोड और लोधी रोड होते हुए 2:34 पर तुर्कमान गेट मस्जिद के पास पहुँचती है। फिर ये कार दरियागंज होते हुए 3:29 पर लाल किला पार्किंग के पास पहुँचती है। यहाँ ये कार करीब 3 घंटे तक रुकती है और 6:50 पर ब्लास्ट वाली जगह पर यानी लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास पहुँच जाती है। और फिर इस कार में जोरदार ब्लास्ट होता है जो पूरे दिल्ली को दहला देता है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले कश्मीरी मूल के 200 डॉक्टर रेडार पर हैं। इनमें से कई डॉक्टर शाहीन के आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है और इनके बारे में अब खुफिया एजेंसियां भी जांच लगातार कर रही हैं। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की तरह पूरे देश में और भी ऐसे डॉक्टर बताए जा रहे हैं जो आतंक के डॉक्टर डेथ मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन यूपी में कश्मीरी मूल के करीब 40 डॉक्टर्स के संपर्क में थी। आशंका है कि डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क कई देशों में हो सकते हैं। इस आशंका की वजह डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर्स का होना बताया गया है। ये खबर जैसे ही सामने आई तो पता चला कि कश्मीर के रहने वाले करीब 200 डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट यूपी में हैं और ये सभी एजेंसियों के रडार पर हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यूपी ATS डॉक्टर शाहीन से पूछताछ कर राज उगलवाने में जुटी है। तो देखिए, गिरफ्तार 3 मुख्य आरोपियों के अलावा 5 से ज्यादा संदिग्ध डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए डॉक्टर्स की कॉल डिटेल्स की जांच में खुलासा हुआ है कि कई लोगों के संपर्क में ये डॉक्टर थे जिनको पकड़ा गया है। ज्यादातर डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए बताए जा रहे हैं। एजेंसियों ने संदिग्ध डॉक्टर्स की एक लंबी लिस्ट भी तैयार की है। उनमें से तमाम डॉक्टर्स के फोन इस वक्त बंद आ रहे हैं। उनकी तलाश में भी जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियां 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध डॉक्टर्स का पता लगा रही हैं। इसी क्रम में सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक
पठानकोट से भी एक डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया डॉक्टर रियाज अहमद दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में था और डॉक्टर रियाज भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। एजेंसियां डॉक्टर रियाज अहमद से भी पूछताछ कर रही हैं। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को एक इनपुट मिला। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर शाहीन का उत्तराखंड से भी कनेक्शन है। शाहीन के फोन की जांच से उत्तराखंड कनेक्शन का खुलासा हुआ। उत्तराखंड में शाहीन के कई करीबियों का भी पता लगा है। यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड में इसकी तहकीकात करने में जुटी है। धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर भी डॉक्टर शाहीन की जांच की जा रही है। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और खबर सामने आई कि आतंक की डॉक्टर मॉड्यूल के निशाने पर कई नेता भी थे। उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी नेता निशाने पर थे, यानी कि आतंकियों ने धमाका करने के साथ साथ हिंदू नेताओं को मारने की भी प्लानिंग तैयार की थी। आतंक के डॉक्टर डेथ मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध डॉक्टरों के बारे में पता लगाने के लिए जांच टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पहुंची। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के अलावा लखनऊ की भी टीम काफी देर तक यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों से जानकारी लेती रही। ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर टीम ने भी अलग से मामले की एफआईआर दर्ज की है। देखिए, धमाके के 6 दिन बाद दिल्ली को दहलाने वाले मास्टरमाइंड का पता भी चल चुका है। फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले सरगना का सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा चिट्ठा जुटा लिया है। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक सामने आए फिदायीन मॉड्यूल का सरगना आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर राथर है, जो धमाके से पहले गिरफ्तार हुए डॉक्टर आदिल का भाई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर लगातार पाकिस्तान के 3 हैंडलर्स के संपर्क में था। मसूद अजहर के भाई से बातचीत के बाद मुजफ्फर राथर ने अफगानिस्तान में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ली। सूत्रों से खबर यह भी है कि 22 अगस्त को वो दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर यह भी है कि वो अभी भी अफगानिस्तान के हेलमंड या कुनार में छिपा हुआ है। देखिए, धमाकों के पीछे ना सिर्फ जैश, हिजबुल और पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, बल्कि सूत्रों से तुर्की कनेक्शन का भी खुलासा हो रहा है। खबर यह है कि आतंकी आदिल और मुजम्मिल तुर्की में बैठे अबू उकासा के संपर्क में थे। अबू उकासा तुर्की के वर्चुअल नंबर से बातचीत किया करता था और मार्च 2020 में दोनों अबू उकासा से मिलने के लिए तुर्की भी गए हुए थे। जानकारी सामने यह भी आ रही है कि सरगना डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर भी इनके साथ तुर्की गया हुआ था और सोशल मीडिया के जरिए भी हिजबुल और जैश के संपर्क में राथर का नाम भी सामने आ रहा है। तो कई देखिए बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। कई बड़े खुलासों के बाद आतंकी डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क की तस्वीरें अब धीरे धीरे कर साफ होती जा रही है। भारत की बात करें तो इस मॉड्यूल की जानकारी सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी और वहीं से जांच हरियाणा के फरीदाबाद और नूह तक पहुंची। फरीदाबाद में ही आतंकी उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल ने अपना अड्डा बना रखा था। अभी तक की जांच में डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क कानपुर से शुरू होकर लखनऊ तक मिला है, तो वहीं आतंकी आदिल की शादी में सहारनपुर के डॉक्टर भी शामिल होने के लिए गए थे। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में भी इनके लिंक मिले हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश से बाहर अफगानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान से भी इनके जो नेटवर्क हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिनकी जांच लगातार की जा रही है। तो भाई दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के चारबाग में एक होटल पर एटीएस का छापा पड़ा है। इस होटल में डॉक्टर शाहीन का करीबी ठहरा हुआ था। एटीएस ने यहां पर छापामार कार्रवाई की है और होटल के कर्मचारियों के साथ एटीएस की टीम ने पूछताछ की है। साथ ही यहां पर मौजूद जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी एटीएस की टीम खंगाल रही है, उसमें से भी सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई जो जांच है वो लगातार जारी है। लखनऊ के चारबाग के इलाके में एक होटल पर एटीएस ने छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इसी होटल में डॉक्टर शाहीन का करीबी ठहरा हुआ था। डॉक्टर शाहीन को पुलिस पकड़ चुकी है। हालांकि डॉक्टर शाहीन के जितने भी करीबी हैं, जितनों के संपर्क में डॉक्टर शाहीन रही, उन तक पहुंचने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं और एटीएस ने होटल कर्मचारियों के साथ भी पूछताछ की है। एटीएस ने होटल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। जांच यही की जा रही है कि इस होटल में आखिर डॉक्टर शाहीन का करीबी क्यों आया था, क्यों रुका था। आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के 6 दिन बाद एक वीडियो आया है सामने जो डरा देने वाला है। भले ही धमाके से सड़क पर गड्ढे नहीं बने, लेकिन 40 फीट नीचे लाल किला मेट्रो स्टेशन थर्रा उठा था।
40 फीट ऊपर सड़क पर धमाका और नीचे कांप उठा मेट्रो स्टेशन। 10 नवंबर को जैसे ही शाम के वक्त 6:50 और 55 सेकेंड हुए, अचानक मेट्रो स्टेशन हिलने लगा। जैसे ही मेट्रो स्टेशन थर्राया, एक शॉप पर काम करने वाला युवक डर कर खड़ा हो गया और मेट्रो यात्री ठिठक गए। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धमाके की आवाज सबके कानों तक पहुंची। धमाका इतना जोरदार था कि फूड शॉप पर रखा सामान हिलने लगा और ये मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। धमाके के वक्त की ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि ब्लास्ट कितना जोरदार था। भले इस सड़क पर गड्ढे नहीं बने, लेकिन सड़क से लेकर मेट्रो स्टेशन के अंदर तक खौफ देखा गया। मेट्रो स्टेशन के अंदर इस वीडियो के आधार पर भी एंटी टेरर यूनिट ने एक और FIR दर्ज की है। और आइए नमस्ते भारत में आपको फटाफट 5 बड़ी खबरें दिखा देते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई। दिल्ली के पंजाबी बाग में फायरिंग से हड़कंप मच गया। एक शख्स ने महिला को मारी गोली, महिला की मौके पर ही मौत हो गई। युवक ने बाद में खुद को भी गोली मार ली, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। आगरा में पुलिस गिरफ्त में फर्जी विधायक खुद को आगरा से विधायक बताकर झाड़ता था लोगों पर रौब। अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया था सांसद के नाम का एक स्टिकर भी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बस्ती में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। महूघाट के मुख्य चौराहे पर गोलीबारी से दहशत मची। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। भुवनेश्वर पुलिस ने किया अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा। स्पेशल क्राइम यूनिट ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। 2 आरोपियों को किया गया अरेस्ट। बिहार से जुड़े अवैध हथियारों की तस्करी के लिंक। भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की गई नाकाम। SSB और पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को अरेस्ट किया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गांव की समस्याओं पर बहस पर हुई तो दारोगा ने एनकाउंटर की धमकी दे डाली। मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का बताया जा रहा है, जहां पर सरपंच के पति और दारोगा के बीच बहस हो गई थी। थाना प्रभारी की धमकी के बाद ग्रामीण थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। धर्मपुर थाने पर प्रदर्शन कर रहे गांव वालों का आरोप था कि थानेदार ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दुर्व्यवहार किया। हमारा ये कहना है कि अगर जब जनप्रतिनिधि, मेरी पत्नी सरपंच, मैं जब सुरक्षित नहीं हूँ तो आम पब्लिक इस थाने में आती होगी तो दरोगा जी का या थाना प्रभारी महोदय का क्या व्यवहार रहता होगा। थाना प्रभारी के दुर्व्यवहार की शिकायत SP से की गई। इधर ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पन्ना की कई जगहों से बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गाँव वालों ने थाना प्रभारी अनिल राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं देखिए, आगरा में फर्जी विधायक बनकर 18 दिन मुफ्त में रहने और खाने पीने का मामला सामने आया। शिकायत हुई तो पहली बार पुलिस भी असली विधायक समझकर वापस लौट गई। अधिकारियों तक जानकारी पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ कि सब कुछ फर्जी है। विधायक आगरा और आज मैं एकलव्य स्टेडियम आगरा के अंदर हूँ। बेखौफ बेधड़क बोल रहा ये फर्जी आदमी ना तो कहीं का विधायक है और ना ही कोई सांसद। इसकी दिल्ली की नंबर वाली गाड़ी पर भी बाकायदा सांसद लिखा हुआ है। आगरा के एक होटल पर 18 दिन से कब्जा जमाए ये शख्स ना तो किराया दे रहा था और ना ही खाने पीने के सामान का भुगतान कर रहा था। इस बीच ये फर्जी विधायक स्टेडियम पहुंचकर वहां भी रौब झाड़ने लगा। कल से यहाँ पे मैं भी खेला करूँगा, मेरे को क्रिकेट का शौक है। पेमेंट नहीं मिलने पर परेशान होटल कारोबारी ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस भी असली सांसद समझकर वापस लौट आई। बात आला अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस दोबारा होटल पहुंची और फर्जी नेता को थाने ले गई। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के हरिद्वार के लक्सर में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से उस आग को बुझाने की कोशिश की। इस आगजनी में दुकान मालिक को बहुत नुकसान हुआ। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी।
आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर जिला अस्पताल में अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और टीबी वार्ड के एक कर्मचारी के बीच मारपीट से भगदड़ मच गई। मरीज को भर्ती करने को लेकर हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई और देखते ही देखते इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और टीबी वार्ड का एक कर्मचारी आपस में भिड़ गए। हालात बिगड़ता देख नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। दरअसल टीबी वार्ड का कर्मचारी अपने एक रिश्तेदार को इमरजेंसी में भर्ती कराने पहुंचा था, लेकिन इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर और कर्मचारी के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो मारपीट में बदल गई। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। मरीजों और तीमारदारों में डर फैल गया, जिससे कई लोग वार्ड से बाहर भागने लगे। कुछ मरीजों ने तो स्ट्रेचर तक छोड़ दिए। मेक्सिको में हजारों युवक सड़कों पर उतर आए। देश में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब सुरक्षा कर्मियों से उनकी भिड़ंत हो गई। सड़कों पर जेनजी को विपक्ष के दलों का भी समर्थन हासिल हुआ था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले भी दागे। मेक्सिको में राजधानी मेक्सिको सिटी समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर प्रदर्शन हुआ था, लेकिन राजधानी में हुआ विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। यहां पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही सैकड़ों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। और आइए नमस्ते भारत में अब आपको दिखा देते हैं 5 बड़ी खबरें राज्यों से जुड़ी हुई। एटा के मारहरा कस्बे में उर्स का आयोजन किया गया। मारहरा शरीफ दरगाह पर पहुंचे हजारों लाखों की संख्या में लोग भारत समेत दुनिया के कई देशों से चादरपोशी के लिए यहां पर आते हैं ज़ाहिरीन। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में शादी समारोह के दौरान बिगड़ी कई लोगों की तबीयत। खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने का मामला आया सामने। सूचना पर गांव भेजी गई डॉक्टर्स की टीम, 20 लोग अस्पताल में भर्ती। अल्मोड़ा में जंगल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से आसपास के आवासीय इलाकों में भी खतरा मंडरा रहा था। हरिद्वार के लक्सर में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। और राजस्थान के किशनगढ़ में प्लास्टिक वेस्ट गोदाम में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखा था सोलर कंपनी का प्लास्टिक वेस्ट। तो देखिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। ये आग धार की तूनी जंगल में लगी हुई थी, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन जंगल में धधकती आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई, जिसने देखते ही देखते जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से जलते जंगल और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया और आग पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन ये आग लगातार फैलती जा रही थी। ये आग रिहायशी इलाके के बेहद करीब पहुंच गई। ये आग अल्मोड़ा के धार की तूनी जंगल में लगी, जो देखते ही देखते काफी विकराल हो गई। इसीलिए आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। बताया गया कि जंगलों में आग लगने की वजह से हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब हो गई है। वहीं यूपी के बिजनौर में दहशत का दूसरा नाम बन चुकी खतरनाक बाघिन आखिरकार पकड़ में आ ही गई। बाघिन को पकड़ने के लिए 15 दिन लगातार कोशिशें की गई। आबादी वाले इलाके में बाघिन की मौजूदगी की जानकारी 15 दिन पहले मिली थी। तभी से वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। यहाँ तक कि ड्रोन का भी सहारा लिया गया, लेकिन हर बार ये चकमा देकर जंगल में छिप जाया करती थी। आखिरकार वन विभाग की टीम ने जंगल में ही डेरा डाल लिया और थर्मल ड्रोन से लगातार ट्रेस किया गया। इस बार जैसे ही ये मादा बाघ रिहायशी इलाके की तरफ आगे बढ़ी, वन विभाग के एक्सपर्ट ने उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया। बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किया गया। बाघिन की उम्र 3 से 4 साल है और उसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के वन चौकी पर ले जाया गया, जहां से उसे टाइगर रिजर्व में छोड़ने की तैयारी है।
और देखिए, सरबजीत कौर के पाकिस्तान में लापता होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सरबजीत ने धर्म बदलकर पाकिस्तान में शादी कर ली है। हालांकि पुलिस ने धर्म परिवर्तन और शादी के दावों की पुष्टि नहीं की है, जबकि एसजीपीसी ने सुरक्षा जांच में लापरवाही के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नाम सरबजीत कौर, जन्मतिथि 10 मार्च 1977। ये उसी महिला का पासपोर्ट है जो कि प्रकाश पर्व के नाम पर पाकिस्तान गई जरूर, लेकिन वापस नहीं लौटी। अब सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सरबजीत के इस्लाम कबूल कर निकाह करने का दावा किया गया। तो मुसलमान होना चाह रहे हो? हाँ जी। अपनी मर्जी ना होना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं काफी 9 साल तो जानती हूँ। अच्छा, कि इस्लाम भी तुसी मर्जी ना कबूल कर रहे हो? वीडियो में सरबजीत नासिर हुसैन के साथ 9 साल से संपर्क में होने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को कैसे भनक नहीं लगी और उसका पासपोर्ट वीजा के लिए जाने दिया। एसजीपीसी का कहना है कि उसके पास जब पासपोर्ट आया था तो गांव के सरपंच और नंबरदार ने महिला की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना से श्रद्धालुओं को ठेस पहुंची है। अब एसजीपीसी श्रद्धालुओं की अपने स्तर पर जांच करके ही पासपोर्ट भेजेगी। वहीं दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में खौफनाक घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहां एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली महिला की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाबी बाग के ओल्ड स्लम क्वार्टर्स इलाके में गोलियों की आवाज से सनसनी फैल गई। बी ब्लॉक के मकान नंबर 28 में लोग पहुंचे तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर सन्न रह गए। मकान के एक कमरे में महिला की लाश मिली, दूसरे कमरे में एक शख्स घायल अवस्था में मिला। महिला की पहचान मुस्कान के तौर पर हुई तो घायल अवस्था में लहूलुहान हालत में कमरे में पड़ा व्यक्ति नीरज था। जांच करने पर पाया गया कि महिला के सिर पर गोली मारी गई थी और नीरज के सीने पर गोली लगी थी। पुलिस ने तुरंत मुस्कान और नीरज को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि नीरज का इलाज चल रहा है। नीरज और मुस्कान के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन घर वालों ने 2023 में मुस्कान की शादी किसी और युवक से करा दी। कुछ समय बाद मुस्कान का तलाक हो गया। तलाक के बाद नीरज फिर से उसके संपर्क में आया और एक बार फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। नीरज पेशे से ड्राइवर है और पहले से ही शादीशुदा है। पुलिस ने हत्या और खुदकुशी का मामला दर्ज कर लिया है। नीरज ने हत्या क्यों की, पुलिस इसकी छानबीन में जुटी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।